सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का विषय रहेगा गणित। गणित के कुछ प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तो आइए मेरे साथ आप भी जुड़िए और उन प्रश्नों को हल करना सीखिए कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करते हैं। जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ उसको आप गौर से देखिए। आज का विषय रहेगा गणित और गणित में पहला प्रश्न लिया है। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्त कर होगा। 4 इसके ऑप्शन दे दिए हैं। ए पहला ऑप्शन 3, बी दूसरा ऑप्शन 1 दिया हुआ है, सी तीसरा ऑप्शन 2 और डी चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 0। अब इन्हीं 4 में से एक आपका आंसर होगा। तो विविक्त कर d = b² - 4ac। अब इसी समीकरण से हमको a कितना दिया हुआ है 3 और b कितना दिया है -2 और c कितना दिया हुआ है 1/3। क्योंकि हमें तुलना करनी होती है क्या ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण में इससे अगर तुलना करें तो आप देखेंगे कि a के स्थान पर कौन है 3, b के स्थान पर -2 और c के स्थान पर 1/3। तो वही लिख दिए है। अब इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो विविक्त कर ये निकल आएगा -2² 4 × a की वैल्यू कितनी है 3 और c की 1/3 ये दिया हुआ है। 3 से 3 कैंसिल हो गया। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4 ही आएगा। 4 से 4 माइनस करते हैं तो भाई 0 आता है। तो d की वैल्यू क्या है 0। विविक्त कर कितना हुआ 0। आंसर क्या है आपका इन 4 ऑप्शन में ये d। इस पर आप टिक लगा दीजिए, ये आपका हो गया आंसर। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हाई स्कूल की परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न है ये, और आपको कैसे निकालना ये आप सीखी गए। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। यदि sin a = 3/5 ये दिया हुआ है हो तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है। अब इस प्रश्न को जब निकालते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री का है प्रश्न, त्रिकोणमिति का, तो आपको पता है कि साइन थीटा = क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, और कॉस थीटा = दिया होता है क्या आधार बट्टे कर्ण। अब हमारे सामने समस्या ये है कि लंब तो हमको दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया है 5 और आधार हमारे पास है नहीं और ज़रूरत है आधार की। तो फिर एक सूत्र उसके माध्यम से आधार निकालेंगे। वो क्या है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये सूत्र लगा दीजिए। कर्ण की जगह पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5 का वर्ग, लंब 3 का वर्ग और आधार आपको निकालना है। तो ये हो गया 25, ये हो गया 9 प्लस आधार का वर्ग।
25 यानी 9 इधर लेके आओगे तो क्या 25 में से 9 घटाएंगे 16 बचेगा। और ये रहा आधार, इस पर ये जो स्क्वायर है वो रूट हो जाएगा, तो आधार बराबर कितना आ गया 4। हमने यहां से निकाल ली आधार की वैल्यू। अब कॉस ए पूछा है तो आधार बट्टे कर्ण, आधार आपने 4 निकाला, कर्ण 5 है, तो ये आपका हो गया आंसर। ये एक नंबर का प्रश्न है जो बेहद आसान तरीके से निकल आता है, बशर्ते ये सूत्र पता होने चाहिए। इसी तरह कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनका अभ्यास कर ही रहे हैं। अब देखते हैं भाई तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 1, 0, 2, 8 में अभाज्य संख्या बताओ। बहुत छोटा सा सवाल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है 2। ये आपका हो गया आंसर, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है 2 ही होती है। तो इस पर 1 और 0, अक्सर स्टूडेंट करेंगे कि भाई 1 पे टिक मार देना, नहीं भाई गलत हो जाएगा। आंसर हुआ आपका 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है। चलिए भाई 3 प्रश्न हो गए, अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब समांतर माध्य का सूत्र अगर हमको नहीं पता है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। अगर समांतर माध्य का सूत्र नहीं पता है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। और समांतर माध्य का सूत्र क्या है कि जितने पद हैं उनको जोड़ लीजिए, सिग्मा x अपॉन सिग्मा n। इनका मतलब यह हुआ कि 3 + 4 + 6 + x, टोटल टर्म कितना हुआ है 4, यहाँ लिख दीजिए। और समांतर माध्य 5 दिया हुआ है। अब बचेगा x की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालनी है, 4 का इधर भाग हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 का गुणा हो जाएगा। 4 और ये 6 और 4 10 और 3 13, ये तो हो गया 20, ये हो गया 13। तो 20 में से 13 घटा दो, कितने बचेंगे 7। x की वैल्यू कितनी हो गई 7, ये हो गया आंसर। तो अभी एक नंबर के जो सवाल आए हैं परीक्षा में वो कुछ इसी तरीके का है, तो इनका अभ्यास करिए। अब एक जैसा हम निकाल रहे हैं उसी आधार पर उसी तरह का प्रश्न आप भी निकालने का कोशिश करिए घर पर। तो ये तो रहा समांतर माध्य, सारे टर्म जोड़ लिए और कुल कितने थे 4 थे, 4 का भाग और समांतर माध्य दिया हुआ था। और फिर कैलकुलेशन कर ली और हमने निकाले 4 पंजे 20 और 20 में से 13 घटाएंगे तो भाई 7 बचते हैं। सवाल अब तक हमने सीखे 4। सवाल की क्या प्रकृति है, कैसे निकालना है, ये समझना है, फिर आप अभ्यास करिए। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 2 बिंदुओं टू, 3 और 4, 2 के बीच की दूरी ज्ञात करो। अब बहुत छोटा सवाल है, लेकिन छोटा बड़ा हो जाता है अगर सूत्र याद नहीं है तो।
दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र है, इसको लगाइए और आपका ये निकल आएगा। कैसे? यहीं पर मान लीजिए ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब रख दीजिए इस सूत्र में। x2 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस 3, ये दिया हुआ है। अब इसमें दोनों सवालों में अगर आप देख रहे हैं, इस 2 की जगह पर 1 कर लीजिए। इस 2 की जगह पर अगर हम 1 करते हैं तो आंसर आपका निकल के आसानी से आ जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। y2 ये 1 हो गया और y1 की जगह पर 3, क्योंकि 4 जो है कोमा 1 ये इसकी वैल्यू है, जो बिंदु है। अब यहाँ पर 4 में से 2 घटाएंगे 2, और ये माइनस 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया? 4 प्लस 4, तो ये हो गया कितना? 8। और अगर हम इसको तोड़ते हैं तो 4 गुणा 2 और 2 रूट 2, यानी 4 का वर्गमूल 2 हो गया। तो कायदे से आंसर तो यही होना चाहिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हमने ये गलत किया था कि यहाँ पर 4,2 लिख दिए थे, जबकि वो था कितना? 4,1। फिर हम जब इसमें पुट करेंगे वैल्यू तो आपका आंसर यही निकल के आएगा, क्योंकि x2 की वैल्यू 4 रख दी, x1 की वैल्यू 2 रख दी, y2 की वैल्यू 1 रख दी और y1 की वैल्यू 3 रख दी। 1 में से 3 माइनस 2, इनका स्क्वायर करेंगे 4, 4 और 8 जोड़ेंगे, फिर 8 के फैक्टर करेंगे, 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 आ गया और रूट 2 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। 5 सवाल। अब उसके बाद चलता है सवाल नंबर अगला, छठवां है, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 2kx माइनस 6 = 0 का एक मूल 3 है, यानी 3 है, तो दूसरा मूल ज्ञात करो। दूसरा मूल ज्ञात करो, यह प्रश्न है। अब इस प्रश्न को कैसे हल करना है? मूलों का योग, मान लो 2 मूल अल्फा प्लस बीटा, यानी एक मूल ये अल्फा एक बीटा, और ये होता है माइनस b/a, और अल्फा इंटू बीटा यानी जो गुणनफल है वो होता है c/a। अब हम इसकी मदद से सवाल को निकालें तो देखो a की वैल्यू 1, क्योंकि तुलना तो हम इसी से ही करेंगे। किससे करेंगे? ax² प्लस bx प्लस c = 0। ये द्विघात समीकरण, इससे जब तुलना करते हैं तो a के स्थान पर क्या है? 1, और b के स्थान पर क्या है? -2, और c के स्थान पर -6। अब गुणनफल की जब बात करें तो एक मूल 3 है, दूसरा बीटा निकालना ही है। वो पूछ रहा है एक मूल हमारा 3 है और दूसरा ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है? c/c माइनस 6/a की वैल्यू 1, तो बीटा = कितना हो गया? 3 दूनी 6 -2, तो दूसरा मूल हो गया -2, यही आंसर है।
समझना ये है कि अगर हमको ये सूत्र याद हैं तो भाई निकल जाएंगे, याद नहीं है तो नहीं निकलने वाले। और ये छोटे छोटे सूत्र है, मूलों का योग ये रहा, मूलों का गुणनफल ये रहा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तुलना यहाँ से कर दीजिए, आपसे जो भी वहाँ वैल्यू है वो पुट कर देंगे, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसकी प्लस वाले की, यानी गुणनफल मूलों के योग वाला सूत्र की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, केवल गुणनफल वाले से ही निकल के आ गया आंसर। क्योंकि अल्फा की जगह पर यानी आपका पहला मूल था उसकी जगह 3 रख दिया, दूसरा बीटा मान ही लिया है, और बाकी सी अपॉन ए, सी की वैल्यू -6 और ए की वैल्यू 1 थी, काटने के बाद -2 आया, यही आंसर हो गया। अब चलते हैं भाई अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री ये दिया हुआ है अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति पड़ी है, उसमें पता है आपको कि किसकी वैल्यू कितनी है। अब tan 30 की बात करें तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√3, वो हमने यहाँ पुट कर दिया। ऐसे ही यहाँ पर 1/√3 इसका स्क्वायर कर दिया, इतना ही तो काम किया है। उसके बाद क्या हुआ, 1 ये 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2/√3, और यहाँ हो जाएगा 1 + 1/3। अगला स्टेप लेते हैं तो एलसीएम लेंगे 3 + 1, अब क्या हो गया 2/√3/4/3 ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें और ये इसमें कर देंगे, 2 × 3/4 × √3 ये आया, 2 दूनी 4, आपके सामने मिला 3/2 गुणा √3। थोड़ा वैसे तो आंसर यही है, और अगर बढ़ाना चाहो तो √3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो अगर इसको काटते हैं तो वैल्यू यही आती है, लेकिन इसकी शक्ल बदल जाएगी, 3√3/2 × 3 का √3 में जब गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, 3 से 3 कट गया तो √3/2 ये आंसर हो गया। ये भी आंसर अगर इस फॉर्म में पूछ रहा है तो ये है ही, नहीं तो आंसर तो आपका यही निकल ही आया था, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, ये आंसर हो गया। अब चलिए भाई अगला प्रश्न की ओर। सूत्र याद है, वैल्यू याद है, फिर तो आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 अगला देखते हैं। 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है, तो पूछा है इसके भारों का योगफल ज्ञात करो। इसके भारों का योगफल ज्ञात करो। भारों का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना है। अभी समांतर माध्य का फॉर्मूला आपने पढ़ा ही था, एक सवाल अभी निकाला ही है, σx/σn। तो टोटल कह रहा है 12 व्यक्ति हैं, कितने हैं ये 12 और समांतर माध्य 45.6। अब हमको कुल निकालना है, ये जो साइन दिया हुआ है इसका मतलब है कुल। अब इसको निकालना है तो 45 में
45.6 में गुणा कर दें 12 का, कि 12 का गुणा इधर ही होगा, ये भाग हो रहा है। अब आप करके देख लीजिए, 12 छिंग 72 का 2, हासिल आपका 7 बचेगा। 12 पंजे 60 और 7 कितना होता है 67, फिर कितना हासिल बचा 6, 12 चौक 48 और 6 कितना हो गए 54, पॉइंट यहाँ लगा दीजिए। तो ये आपका आंसर हो गया किलोग्राम। कुल कहीं गुणा में गलती हो जाए तो आप बता दीजिएगा, अन्यथा वैसे तो सही है। 12 छिंग 72 का 2 हासिल लगा 7, 12 पंजे 60 और 7 67, 6 हासिल, 12 चौक 48, 48 में जब 6 जोड़ेंगे तो 54 ही आएंगे, तो 547.2 किलोग्राम ये कुल बाहर आ गया। ऐसे पूछे तो ऐसे निकाल दीजिए, इस तरीके का सवाल। अगला, अब एक प्रश्न ऐसा भी है आज की क्लास में जो सिद्ध करने वाला है, उसको जरा देखते हैं। सवाल देखिए, त्रिभुज ABC की समान भुजाओं AB और AC पर बिंदु X और Y ऐसे हैं कि AX इज इक्वल टू AY, तो सिद्ध कीजिए XC बराबर BY। सवाल क्या दिया हुआ, एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC रख दिया, और इसमें पूछा है कि AB और AC दोनों भुजाएं जो हैं वो समान हैं, और जिन पर जो बिंदु आए वो X और Y ऐसे हैं कि AX बराबर AY, तो सिद्ध करवा रहा है XC इज इक्वल टू BY। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं, ये मान लिया A, ये मान लिया B और ये मान लिया C। इस पर हमने Y और इस पर हमने माना ये भुजा मिलाने के बाद X। अब प्रश्न ये है कि वो AX और AY पहले से ही कह रहा है बराबर है, AX और AY ये दोनों बराबर है, तो सिद्ध करा XC ये और BY ये दोनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए भाई, ये सिद्ध करवा रहा है। तो इस तरह का प्रश्न कैसे निकालते हैं, पहले लिखते हैं दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और AB पर, ये तो दिया ही है क्योंकि दोनों भुजाएं समान हैं, तो AB बराबर AC और AB पर क्रमशः AB पर बिंदु X, AB पर बिंदु X तथा AC पर बिंदु Y, ये दिया हुआ है।
दूसरा ए एक्स बराबर ए वाई अभी दिया हुआ है, और सिद्ध करना है एक्स सी बराबर बी वाई, ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना दिया है, ये दो स्टेप ऐसे हैं जो क्रम से लिखने ही है, पहले दिया है लिखना है फिर सिद्ध करना है। उसके बाद उपपत्ति में त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है प्रश्न में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, तो कोण जो है बी यानी ए बी सी और कोण ए सी बी ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों साइड बराबर दी हुई है। दूसरा एंगल एक्स बी सी बराबर एंगल वाई सी बी, ये भी बराबर होंगे। देखिए एक्स बी सी, एक्स बी सी और दूसरा वाई सी बी, ये दोनों बराबर, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसी प्रकार से ए बी बराबर ए सी तथा ए एक्स बराबर ए वाई, चूँकि ये दिया हुआ है तो ए बी माइनस ए एक्स बराबर ए सी माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स बराबर सी वाई, ये समीकरण 2। अब इस स्टेप को गौर से सुनना, ए बी माइनस ए एक्स, ये रहा ए बी, इसमें से ए एक्स घटा दिया जाए तो बी एक्स बचेगा। पूरा ए बी में से अगर ए एक्स घटा दें तो बी एक्स बचा, और ए सी माइनस ए वाई घटाते हैं तो सी वाई बचता है, ये समीकरण 2। अब इसके आगे आप इसको समझें, त्रिभुज बी एक्स सी तथा त्रिभुज बी वाई सी में एंगल एक्स बी सी बराबर एंगल वाई सी बी। गौर से देखेंगे आप, त्रिभुज बी एक्स सी और त्रिभुज बी बाई सी, ये दो त्रिभुज हो गए। इसमें से एंगल एक्स बी सी और बाई सी बी, ये आपका समीकरण 1 से देखने को मिल रहा है। देखिए समीकरण 1 से ये मिल गया हमको। दूसरा बी एक्स बराबर सी वाई लिख देंगे, क्योंकि ये समीकरण 2 से आपको देखने को मिल रहा है बी एक्स बराबर सी वाई। ये दोनों चीज़ें ये बहुत ही ज़रूरी है देख लेने के कि किससे हमको क्या मिल रहा है। उसके बाद बी सी बराबर बी सी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। भाई आप दो त्रिभुज ये देख रहे हैं, ये मैं चलो इस लाइन को थोड़ा सा और चौड़ा कर रहा हूँ। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इन दो त्रिभुज को पकड़े हुए हैं और इनको ही हम देख रहे हैं। तो ये जो बी सी है ये दोनों में काम कर रही है ना, एक्स बी सी में भी कर रही है और बाई सी बी में भी काम कर रही है, तो दोनों उभयनिष्ठ है बी सी, ये भी लिख दिया। फिर उसके बाद हम लिखेंगे त्रिभुज बी एक्स सी बराबर त्रिभुज बी एक्स सी, ये सर्वांग सम हुआ त्रिभुज वाई सी बी के। क्यों हुआ सर्वांग सम? क्योंकि उसकी शर्त है कि भाई इसमें दो साइड यानी एस ए एस मीन साइड, दो तो साइड आप देख रहे हैं बी एक्स और सी वाई ये बराबर है। बी एक्स और सी वाई बराबर किया, अब ये आपने किया। और दूसरा एक एंगल बी और सी, ये दोनों बराबर कर लिए।
और तीसरी साइड ये भी बराबर है क्योंकि वो कॉमन है। तो कुल मिलाकर दो साइड और एक एंगल बराबर है, तो ये सर्वांग की शर्त हो गई कि सर्वांग त्रिभुज है। तो हम लिख सकते हैं एक्स सी बराबर बी बाई एक्स सी बराबर बी बाई इति सिद्धम, यानी हैंस प्रूव्ड। यही तो पूछा है, ए एक्स बराबर ए वाई के द्वारा एक्स सी बराबर बी बाई, यही सिद्ध करने को पूछा था। और देखो यही यहां पर आ रहा है। तो एक सवाल हमने आज लिया, इसको आप समझने का प्रयास करें, क्योंकि प्रश्न ज्यों का त्यों नहीं आता। हाँ, प्रश्न को जब समझ लोगे तो उससे जुड़े हुआ कोई भी प्रश्न आएगा तो आप सीख जाएंगे। तो पहली शुरुआत आज की है वो क्या कि इस तरह का सवाल निकालने की, ठीक है ना। आज एक ही सवाल छोड़ते हैं आज की क्लास में, फिर मिलेंगे तो नया सवाल देखेंगे और इन्हीं से जुड़े हुए सवालों को सुलझाएंगे और वो सीखेंगे कि भाई कैसे ये सवाल हल होते हैं, ठीक है ना। तो आज जो है इतने प्रश्नों का अभ्यास आपने मेरे साथ किया। उम्मीद करूंगा कि आप भी घर पर इसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास स्वयं करें। तो आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक यूं जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।